सत्येंद्र कनौजिया। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फोकस न्यूज पर ऑपरेशन स्पर्श पार्ट 2 में बड़ा खुलासा। दिल्ली में 5 सितारा होटल्स में सेक्स रैकेट का ऑन कैमरा पर्दाफाश। बेरोक टोक चल रहा है कारोबार। दिल्ली के विष्णु गार्डन में देर रात 4 मंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। बचाव कार्य में लगी दमकल और एनडीआरएफ की टीमें। मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर पीएम ने बुलाई एनडीए के घटक दलों की बैठक। संसद के आगामी सत्र में विरोधियों से निपटने की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रमुख अशोक सिंघल का दावा, 2020 तक भारत और 2030 तक पूरी दुनिया होगी पूर्ण हिंदू राष्ट्र। मुंबई में आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर लेने हैं फैसले। टी20 टूर्नामेंट के लिए नया खाका हो सकता है तैयार। और सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए 27 करोड़। पिछले साल की ही अपनी फिल्म केक और आमिर की पीके का तोड़ा रिकॉर्ड। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। आरोप है कि मकान मालिक ने इमारत के निर्माण में क्वालिटी की अनदेखी की थी। तंग गलियों में होने के कारण बचाव दल को भी रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग शनिवार रात देखते ही देखते जमींदोज हो गई। अब चारों तरफ पसरा है इसका मलबा। संकड़ी गली में बनी इस बिल्डिंग ने आसपास के भी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जल्दी ही शुरू कर दिया गया। मौके पर दमकल और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत अभियान में लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ की तंग गलियों के चलते इसमें काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस हादसे के शिकार हुए लोगों की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। नीचे कोई स्टोर था, बाकी कुछ फ्लोर पे लोग रहते थे। अब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण था पूरी बिल्डिंग के नीचे आ जाने का। यहाँ रहने वाले बाशिंदों का कहना है कि इस बिल्डिंग को बनाते वक्त क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्डिंग के नजदीक पिछले दिनों सीवर का काम भी हुआ था, जिसकी वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई थी। ये जो मकान है काफी पुराना है और इसके पास से जो सीवर लाइन नहीं डली थी उसकी वजह से थोड़ा नींव कमजोर थी और ये मकान खिसक गया। खिसकने की वजह से जो 5 मंजिल मकान था ये सामने वाली बिल्डिंग पे गिरा, जिसमें 40-50 बंदे रहते थे। कि सामने वाली बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, तो उसके गिरने से हमारा आधा मकान तो आगे वाला टूट गया, तो काफी नुकसान हुआ है। काम चल रहा है, अभी बंदे कई दबे हुए हैं बीच में, अब हौली हौली करके बंदे बाहर निकलेंगे। इस हादसे के बाद देश की राजधानी में एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है ये हादसा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता पवन मिश्रा। पवन, हम स्थानीय निवासियों को सुन रहे थे, उनका कहना है कि मकान के पास जो सीवर लाइन पड़ी है उसकी नींव कमजोर थी, जिसके चलते ये मकान जो है वो जमींदोज हो गया। लेकिन आरोप ये है कि मकान मालिक ने मकान बनाते समय गुणवत्ता में अनदेखी की थी। मामला क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले स्वतंत्र बता दें कि मकान मालिक इसको नहीं बना रहा था, ये स्थानीय बिल्डर है जो कि इसका निर्माण कर रहा था। कोलैबोरेशन में इसने जमीन ले रखी थी और 3 फ्लोर बिल्डर का था, 2 फ्लोर जो है जमीन के मालिक का था। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना जो है स्थानीय थाना में दिया था कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, क्योंकि पहले भी सरकार का आदेश है कि 1 जून 2014 के बाद कोई निर्माण दिल्ली में नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे 5 मंजिला इमारत खड़ा हो गया? क्या पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? ये भी उगाही का भी आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है कि जब कोई भी कहीं भी नया निर्माण होता है तो वहाँ जो बीट कांस्टेबल होते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं वसूली करने के लिए, और ऐसे कोई क्राइम होता है और पुलिस को आप फोन कीजिए तो काफी लेट लतीफ पुलिस की होती है। तो क्या वहां से चंद दूरी पर ही थाना है? एमसीडी की भी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। जब निर्माण हो रहा था तो कैसे वहां हो रहा था? संकरी गलियां हैं सत्येंद्र, आप खुद अगर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे तो कैसे सामान अंदर प्रवेश कर रहा था, और अगल बगल जो जितने नियम हैं कैसे अनदेखी हो गई, क्योंकि अब तो जो भी निर्माण होगा
बिना नक्शे पास करके नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार का भी ये आदेश है और कम से कम 8 फीट का सड़क का चौड़ाई भी होना चाहिए। तो फिर ये निर्माण पूरी तरह से अवैध रहा है। हालांकि अब जब ये हादसा हुआ है तो अब एक नाम जरूर दे दिया जाता है, वो नाम है जांच का। तो प्रशासन और एमसीडी प्रशासन और स्थानीय पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ जांच का नाम दे देती है। और रही बात बिल्डर की, तो उसकी गिरफ्तारी भी चंद देर में हो जाएगी। हालांकि बिल्डर जो है फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही वो जमानत पर फिर से बाहर आ जाएगा और स्थानीय लोग फिर से यही देखते रहेंगे कि एक और अवैध निर्माण हो रहा है। सत्येंद्र। पवन, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहा जा रहा है 15 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। क्या मलबे में जो लोग दबे हैं उनमें से कुछ लोगों को बाहर निकाला जा सका है? क्या अपडेट है इस मामले में? आधिकारिक अगर बयान देखा जाए स्वतंत्र, तो 3 लोगों की मौत की सूचना अब तक मिल रही है और 8 लोग जो है पूरी तरह से घायल हैं। अभी कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं, अभी रेस्क्यू चल रहा है, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में और भी अपडेट्स लेने के लिए आपके पास आगे आते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। मॉनसून सेशन में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सामूहिक हमले से निपटने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। मई 2014 में सरकार बनाने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बुलाई गई यह बैठक एनडीए की पहली बैठक होगी। ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे मोदी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की रणनीति को बनाएंगे। खास बात यह है कि एनडीए के सबसे बड़े और पुराने सहयोगी शिवसेना ने काफी अरसे से इस तरह की बैठक बुलाने की मांग की थी। और अब बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल की, जो आमतौर पर अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अशोक सिंघल ने कहा है कि 2020 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सिंघल ने यह भी कहा कि 2030 तक पूरी दुनिया हिंदू हो जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत को देश में एक क्रांति की शुरुआत करार देते हुए सिंघल ने कहा, यह एक छोटी क्रांति नहीं है, यह भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के सामने एक नई विचारधारा पेश करेगी। सिंघल दिल्ली में एक समारोह के दौरान बोल रहे थे। इस समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और आरएसएस के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। और अब बात व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला अब देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी सुर्खियों में छाया हुआ है। घोटाले में मौत का शिकार हुए एक निजी चैनल के पत्रकार अक्षय सिंह का मामला यूनाइटेड नेशन तक जा पहुंचा है। यूनेस्को की डायरेक्टर ने इसे अभिव्यक्ति पर हमला करार दिया है। व्यापम की गूंज पहले ही इंटरनेशनल मीडिया में थी। अब पत्रकार अक्षय की मौत का मामला यूनाइटेड नेशन की दहलीज तक पहुंच चुका है। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल इरिना बोकोवा ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया है। भारतीय हुक्मरानों को इरिना ने सलाह दी है कि मामले की जांच करें और दोषियों को सजा दें। यूनेस्को की प्रमुख का कहना है कि कानून के राज के लिए ये जरूरी है और समाज का ये अधिकार है कि उसे अक्षय की मौत के सही कारणों की जानकारी मिले और इसकी जिम्मेदारी सिस्टम पर आती है। ऐसा माहौल जरूरी है जिसमें एक रिपोर्टर स्वतंत्र माहौल में अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम हो। इसके लिए जरूरी है कि अक्षय के मामले में जो अपराध हुआ है उसका अपराधी सजा से बच न पाए। इरिना ने अक्षय के परिवार, उसके दोस्तों और साथ काम करने वालों से खेद भी जताया है। दरअसल अक्षय एक निजी चैनल की ओर से व्यापम मामले की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए मध्य प्रदेश में थे। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौतें हो रही थी। देश के अंदर भी अक्षय की मौत पर खासी चर्चा रही, लेकिन अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं मीनाक्षी हत्याकांड की। एक बार फिर से निर्दोष की हत्या को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जंग छिड़ गई है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में मीनाक्षी हत्याकांड की जांच मैजिस्ट्रेट से कराने के मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। वो लड़का खड़ा था, उसने छूटते ही बोला आज इस लड़की की कहानी हमें खराब करनी है। उसका तन के कपड़े फाड़ दिए जी। पुलिस का रवैया कोई खास नहीं रहा। कंप्लेंट करने का फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं होती। दिल्ली पुलिस
दिल्ली के आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े इन लोगों में आक्रोश है। महिलाएं दिल्ली पुलिस के कामकाज को लेकर नाराज हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं है। ये महिलाएं 19 साल की मीनाक्षी के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। मीनाक्षी की 2 युवकों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आरोपियों ने लड़की की मां को भी चाकुओं से जख्मी कर दिया। अब तक की पुलिस जांच में ये पूरा मामला इंतकाम में कत्ल का लग रहा है। 2013 में मीनाक्षी ने दोनों आरोपी लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। उसने थाने में शिकायत भी की थी, मगर पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। तभी से आरोपी बदले की फिराक में थे। दोनों अक्सर मीनाक्षी को छेड़ते थे। आखिरकार उन्होंने मीनाक्षी को दौड़ा कर 35 बार चाकुओं से गोदा और उसका कत्ल कर दिया। पूरे मामले में लड़कों की मां पर भी अपने बेटों का साथ देने का आरोप लगा है। लोग पुलिस पर भड़के हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छेड़खानी के आरोपों को उसने गंभीरता से नहीं लिया, वरना आज मीनाक्षी जिंदा होती। पुलिस का रवैया कोई खास नहीं रहा। पुलिस वाले पहले तो उल्टा हमें ही धमकी दे रहे थे कि लड़की ने चाकू मारा लड़के के। फिर हम यहाँ सारे मोहल्ले वाले थे, सबने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया, वो लड़की का ही मारा, आप लड़की का ही नाम उल्टा लगा रहे हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड ने समाज की संवेदनहीनता को भी बेपर्दा किया है। बैक साइड में चाकू मारा गया है। उसी टाइम पे चाकू लगने के दौरान भी वो है ना पड़ोसियों के घर में गई है, तो पड़ोसियों ने धक्का मार दिया उसमें, और उसके भाई ने आके पीछे से कमर पे वार किया है। उसके कमर में इतने चाकू मारे हैं कि लड़की हिम्मत करके फिर भी गली में हमारे पास आई है। वो अपने घर पे आई है वो लड़की। तो सुना आपने, पुलिस तो पुलिस, पड़ोसी भी अपने फर्ज से मुकर गए। मौत के मुंह में खड़ी लड़की को बचाने के बजाय उसे दरिंदों के हवाले कर दिया। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने दोनों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर लड़कों की मां अब तक पकड़ से बाहर है। इस हत्याकांड से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे हैं। आखिर पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लेती? क्या पुलिस को शिकायतकर्ता के साथ किसी अनहोनी का इंतजार होता है? दिल्ली से अभिमन्यु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस मामले में सियासत तो शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही अब पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बातें भी कही जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कुछ महीनों में दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत तेजी के साथ बिगड़ती जा रही है और ये बहुत ही दुख की बात है। ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है। दिल्ली पुलिस के ऊपर किसी भी तरह का जनतांत्रिक कंट्रोल नहीं बचा है, किसी भी चुने हुए नुमाइंदों का कंट्रोल नहीं बचा है। ये जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत दर्दनाक है। एक लड़की को सरेआम 30 से ज्यादा बार चाकू मार के मार डाला गया, इसलिए क्योंकि वो लड़के उसे लगातार छेड़ते थे, वो उसका विरोध कर रही थी और एक दिन उन लड़कों ने उस लड़की को मार डाला। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। या तो वो लोग इसका कुछ करें, वो लोग समय दें, प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें, हम ठीक करते हैं इसको। लेकिन ये जो सिचुएशन है कि अभी दिल्ली पुलिस एक तरह से बिल्कुल ही बिना नियंत्रण के हो गई है, ये सिचुएशन अच्छी सिचुएशन नहीं है। किसी के प्रति तो जवाबदेह होना चाहिए। या तो प्रधानमंत्री जी समय देना चालू करें, हफ्ते में हर हफ्ते 2 घंटे 3 घंटे दिल्ली की कानून व्यवस्था का जायजा लें, और या दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस का वो दें। हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। दिल्ली के गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है, और मंडे को मैं भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को समन करूंगा। देखते हैं क्या होता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मीनाक्षी अब इस दुनिया में नहीं है। देश की राजधानी में उसे बीच सड़क पर मार डाला गया। सवाल है कि क्या मीनाक्षी के मुजरिम सिर्फ वे हैं जिन्होंने उसकी हत्या कर दी? शायद ऐसा नहीं है। इस मामले में मुजरिम और भी हैं। मीनाक्षी की हत्या हो गई। दिल्ली में हत्या की एक और वारदात।
कुछ रोज खबर सुर्खियों में रहेगी, लोग भुला देंगे मीनाक्षी को भी, पुलिस की गलतियों को भी और हत्यारों को भी, क्योंकि इस बार भी मीनाक्षी के मुजरिम सिर्फ वो हत्यारे नहीं हैं जिन्होंने उसे चाकुओं से गोद दिया। हाँ, वे पहले मुजरिम जरूर हो सकते हैं। दो भाइयों ने लड़की के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की, नतीजे में उन्हें 15 दिन जेल में गुजारने पड़े। अपनी गलती से उन्होंने सबक नहीं सीखा, उल्टे बदले की आग में जलने लगे और आखिरकार उन्होंने लड़की को मार ही डाला। बच्चों को सही रास्ते पर लाना माँ का धर्म होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। वो बेटों के फितूर का हिस्सा बन गई। अब वही माँ एक बेटी के कत्ल की गुनहगार और अपने ही 2 बेटों के भविष्य की सबसे बड़ी दुश्मन कहलाएगी। लड़के मीनाक्षी को परेशान कर रहे थे, वो बदले की ताक में थे। दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत भी की गई। पुलिस सोती रही। जो पुलिस अब हत्यारों को सजा दिलाने की बात कह रही है, उसे अपनी गलती पर भी गौर करना चाहिए। मौत मीनाक्षी के पीछे थी। वो पड़ोस के ही एक घर में घुसकर शरण मांग रही थी। उसे वहां से निकाल बाहर किया गया। सवाल है कि ऐसा समाज दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है। 2 लड़के मीनाक्षी का पीछा कर रहे थे। ये दोनों ही कोई पेशावर अपराधी नहीं थे। उनके हाथों में चाकू था, जबकि सड़क पर कम से कम 50 लोग थे। किसी ने मीनाक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। महज 19 की उम्र में बीमार पिता की वजह से कमाकर घर चलाने वाली मीनाक्षी मार डाली गई। एक परिवार की उम्मीदों की मौत हो गई, समाज की संवेदना की मौत हो गई, पुलिस व्यवस्था की मौत हो गई, क्योंकि मीनाक्षी की मौत हो गई। अभिनव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कुछ और खबरों पर। पानाशाही पान मसाला परिवार की ओर से